ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ हेडिंग लगा करके डायग्राम बनाए सब लोग। गुड इवनिंग एवरीवन। कल की क्लास के अंदर अपन ने सेगो टेंशन ओवर कर लिया था। नेक्स्ट अपन अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है इसके अंदर अगर अपन बात करें तो पहले अपन फीडर की बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे। तो फीडर के लिए अपन कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन सब हेडिंग क्या यूज करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज फीडर। क्या है फीडर, किस तरीके का होता है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो यहाँ पर सेंटर में सबस्टेशन बनाया हुआ है, ये वो सबस्टेशन है जो आपकी कॉलोनी के आसपास कोई बिजली घर होगा, या आप अगर किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके गांव के स्टेशन के बाहर कोई जो है वो स्टेशन हो सकता है, या फिर आपके कॉलोनी के आसपास या आपके शहर के अंदर छोटा सा कस्बा है, शहर में एक छोटा सा सबस्टेशन है, ये वो सबस्टेशन हो सकता है। इस सबस्टेशन के अंदर जो इनपुट लाइन होगी
जो इनपुट लाइन इस सबस्टेशन के अंदर आएगी वो आएगी 66 केवी की या फिर 132 केवी की। ये इनपुट लाइन आएगी इस सबस्टेशन के अंदर। इनपुट लाइन कितने की आएगी? 66 की आएगी या फिर 132 केवी की आएगी। 66 और 132 केवी की लाइन जो है वो यहां से स्टेप डाउन होगी और स्टेप डाउन होकर के या तो 11 केवी की लाइन बनाएगी या फिर 33 केवी की लाइन बनाएगी। आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब मैं आप लोगों को सिंगल लाइन डायग्राम पढ़ा रहा था। तो आप मुझे अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके बताएं कि किसी कॉलोनी के लिए 11 केवी का फीडर जा रहा है और किसी कॉलोनी के लिए 33 केवी का फीडर जा रहा है। वो सबस्टेशन जो आपके घर के आसपास बना हुआ है वहां से स्टेप डाउन होकर के सप्लाई आपकी कॉलोनी तक, आपके गांव के अंदर या फिर आपके किसी कस्बे के अंदर जो है वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जा रही है, किसी इंडस्ट्री की तरफ जा रही है 11 केवी या 33 केवी की लाइन। तो 11 केवी का जो फीडर है और जो 33 केवी का फीडर है ये दो अलग अलग फीडर हमने यूज किए। तो किसी कॉलोनी में 11 केवी का गया और किसी में 33 का गया, तो उन दोनों कॉलोनीज में किस बात का फर्क है ये कमेंट करके मुझे बताओ, फिर मैं आगे चलूंगा। शाबाश। लोड का फर्क है। नो, नॉट अकॉर्डिंग टू द करंट डिमांड, अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर डिमांड। इस 11 केवी का फीडर जो जा रहा है इस कॉलोनी का डिमांड कम है और 33 केवी का जो फीडर जा रहा है इस कॉलोनी का डिमांड ज्यादा है। तो जिस कॉलोनी का डिमांड ज्यादा है उस कॉलोनी के अंदर पावर ज्यादा चाहिए होगी और पावर ज्यादा होने के लिए वोल्टेज का ज्यादा होना चाहिए। ऐसा मैं सिंगल लाइन डायग्राम में आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर अगर मैं बात करूं फीडर 11 या 33 केवी का, अब मान लीजिए आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, ये वो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है जो आपके गांव के अंदर मान लीजिए स्टेशन पे बना हुआ है। तो ये जो गांव में स्टेशन से बना, स्टेशन पे जो स्टेशन, ये जो ट्रांसफॉर्मर बना हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर सप्लाई आ कहां से रही है उसके बारे में मैं यहाँ पर कमेंट में लिख देता हूं। ये आ रही है फ्रॉम सब स्टेशन। ये कहां से सप्लाई आ रही है? ये सब स्टेशन से सप्लाई आ रही है। और ये वायर जो आ रहा है, ये वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फीडर को रिप्रेजेंट करता है। यानी यहां से जो यहाँ ये जो सप्लाई आ रही है आपके पास में इस सब स्टेशन तक, ये जो सबस्टेशन के ऊपर यहाँ जो सप्लाई आ रही है, ये सबस्टेशन पे ये सप्लाई जो इस जगह पर आ रही है ये कहां से आ रही है? सबस्टेशन से आ रही है। ये फीडर जो है वो कितने केवी का है ये यहाँ पर देखने पर इजीली पता चल पा रहा है 11 केवी का है, क्योंकि एक सिंगल डिस्क का यहाँ पर यूज हुआ है एक सिंगल डिस्क का यूज हुआ है, तो ये 11 केवी का है। यहां से ये वायर के थ्रू जो है वो इस ऊपर वाले जंक्शन पे गई है और जंक्शन से 3 तार जो है वो इसके थ्रू, ये देखो एक वायर यहां से कनेक्टेड है, एक वायर आपका ये वायर आगे तक है, मैं इसके आगे भी लाइन बना देता हूं। ये वायर यहां तक है एक्चुअल में, इस जगह तक है, और ये वायर जो है वो यहां तक है। तो ये 3 इंसुलेटर से कनेक्टेड है। फिर इन तीनों इंसुलेटर से 3 तार ऊपर की तरफ गए। ये जो 3 आप लोगों को यहां पर ऊपर इंसुलेटर नजर आ रहे हैं पिन टाइप के, ये यहां से कनेक्ट होंगे। फिर क्योंकि इस इंसुलेटर को क्या कहेंगे? ये जो इंसुलेटर यहां पर लगा हुआ है ये है सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर, ये सेकल इंसुलेटर किसका काम कर रहा है? ये स्ट्रेन इंसुलेटर का काम कर रहा है। स्ट्रेन या फिर टेंशन इंसुलेटर का काम कर रहा है, वायर को खींच के रखा हुआ है। ये जो इंसुलेटर है इसने सबस्टेशन से जो सप्लाई आ रही है फीडर की 11 केवी की, इसको पकड़ा है और ये सप्लाई इस वायर के थ्रू इस जंक्शन पे जाएगी और यहां से नीचे आएगी इस जगह पर। यहां पर लगे हुए हैं ओपन टाइप फ्यूज। ओपन टाइप फ्यूज, हम कहते हैं ना लाइट जाती है तब कि भाई ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ गया, ये ओपन टाइप फ्यूज यहां पर कनेक्टेड होता है और फिर वो सप्लाई कहां गई है? सबस्टेशन के अंदर की तरफ गई है। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो फीडर होता है, पहला पॉइंट यहां पर ये डिस्कस करेंगे कि फीडर किसके बीच कनेक्टेड होता है। सो ए फीडर इज कनेक्टेड
between substation to the local area fed by the substation। ये जो यहां पर आप ट्रांसफॉर्मर देख पा रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मर किसको सप्लाई देने के लिए जा रहा है, तो यहां पर अपन लिख देंगे टू लोकल एरिया। ये सप्लाई कहां जा रही है, लोकल एरिया में जा रही है। तो सबस्टेशन से लोकल एरिया के बीच में जो वायर कनेक्टेड होता है उस वायर को अपन क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं। सब फीडर के लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इट इज कनेक्टेड बिटवीन सबस्टेशन टू द लोकल एरिया फेड बाय द सबस्टेशन। ये सबस्टेशन से उस लोकल एरिया के बीच में कनेक्टेड होता है जो सबस्टेशन द्वारा सप्लाई किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक फीडर जो यहां पर आया, इससे अपन 4 डिस्ट्रीब्यूटर निकाल सकते हैं। 3 वायर इस तरफ चले गए, मतलब मान लीजिए कि ये 33 केवी का होता है या 11 केवी का, ये 2 गांव है, एक गांव इस तरफ है और एक गांव इस तरफ है, दोनों में 40-40 मकान है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क इधर चला जाएगा, आरवाईबी और न्यूट्रल, एक आरवाईबी न्यूट्रल इधर चला जाएगा, तो एक फीडर से 2 नेटवर्क बंट गए। तो इसका मतलब करंट ज्यादा किस में, फीडर में या डिस्ट्रीब्यूटर में, फीडर में ज्यादा होगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर एक फीडर से 10 भी निकाले जा सकते हैं। तो एक फीडर से 10 डिस्ट्रीब्यूटर निकाले जा सकते हैं, तो उसकी करंट 10 टुकड़ों में बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब करंट सबसे ज्यादा फीडर में फ्लो करती है। तो अपन यहाँ पर फीडर के लिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि फीडर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होता है। तीसरा पॉइंट, एक फीडर जो होता है उसमें वोल्टेज निर्धारित है, पहले से फिक्स है, या तो 11 केवी होगा या 33 केवी होगा। तो दोनों फीडरों के अंदर फर्क किस बात का है, डिफरेंस किस बात का है, दोनों फीडर के अंदर डिफरेंस है करंट कैरिंग कैपेसिटी का। मान लीजिए एक फीडर 11 केवी का है, दूसरा भी 11 का है, दोनों में फर्क किस बात का है, दोनों के अंदर करंट कैरिंग कैपेसिटी का फर्क है। एक कॉलोनी में 50 मकान है तो 50 एम्पियर का फीडर है, एक कॉलोनी में 100 मकान है तो 100 एम्पियर का फीडर है, और दोनों ही कॉलोनी में 11 केवी का फीडर गया है। तो फीडर को वोल्टेज पहले से फिक्स होता है, इसको डिजाइन किया जाता है करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से। क्यों, क्योंकि चौथा पॉइंट अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस फीडर में किसी भी तरीके का कोई कनेक्शन नहीं लेता। आप अपने घर में कनेक्शन फीडर से नहीं लेंगे, आप अपने घर में कनेक्शन इस ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करने के बाद इस वायर से लेंगे जो यहां पर बनाया गया है। ये वाला वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर। और यहां लिख देंगे 2 लोकल एरिया। ये वायर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर। तो 3 पॉइंट, इनफैक्ट 4 पॉइंट हो चुके हैं। पहला पॉइंट क्या था, फीडर सबस्टेशन से सबस्टेशन द्वारा सप्लाई किए गए एरिया के बीच कनेक्टेड होता है। दूसरा पॉइंट, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम होता है। तीसरा पॉइंट, इसको करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। और चौथा पॉइंट, इसमें किसी भी तरीके का कोई टैपिंग कभी नहीं किया जाएगा, कोई कनेक्शन इससे नहीं लिया जाता है। फीडर ओनली 1 वायर फॉर 1 कॉलोनी। पागल है क्या सानू, एक वायर एक कॉलोनी के लिए आएगा तो एक ही फेज आएगा क्या, 3 फेज होते हैं ना हमारे पास, 3 फेज सिस्टम है ना, तो आर वाई बी 3 वायर होंगे ना। एक फीडर का मतलब यह है कि आर वाई बी तीनों वायर आए हैं, 2 फीडर का मतलब 2 आर वाई बी आए हैं सिस्टम के अंदर। एक आर वाई बी, ये आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है। एक फीडर सर्किट आया है यहां पर। डबल, इसके लिए आप टेक्निकल टीम से बात करें, टेक्निकल टीम के नंबर आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं, 7239990999, 7239990999। ये निम्बस के टेक्निकल हेल्पलाइन के नंबर हैं, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट फीडर के लिए। और 5वां पॉइंट फीडर के लिए यह है कि फीडर के अंदर जो वॉल्यूम होता है, फीडर के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। आप लोगों ने जो डेरिवेशन पढ़े हैं स्टार्टिंग के अंदर, उसके अंदर आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v² होता है। पर फीडर के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि एक फीडर को करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है।
करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन करने का मतलब यह है कि इसके अंदर करंट के चेंज होने पर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो चेंज होता है, पर करंट डेंसिटी को कांस्टेंट मेंटेन करना होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, आप लोग फीडर के लिए कंसिडर करें अगर, तो J इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए में अगर करंट बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। करंट दोगुना किया, एरिया दोगुना किया, और एरिया दोगुना करने से वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। तो आप अगर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो करंट का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा। करंट अगर आधा हो गया तो एरिया भी आधा होगा, और एरिया अगर आधा हो जाएगा तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। यानी वॉल्यूम और वोल्टेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि इसको करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। तो आप लोगों को फीडर के लिए हमेशा याद रखना है, ये अपवाद है। बाकी सब जगह पूरे पूरे पावर सिस्टम में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v² होता है, बट फीडर में वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v ही होता है। कितना होता है? 1/v ही होता है। क्लियर? तो 5 पॉइंट हो गए हैं, मैं आपको लिखवा रहा हूं, 1 बाय 1 करके लिखिए। ये डायग्राम आप लोग बना चुके हैं, तो इसके नीचे हेडिंग लगाइए फीडर, और फीडर हेडिंग लगा करके पहला पॉइंट लिखिए। फीडर हेडिंग लगा करके पहला पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, it is connected between it is connected between substation it is connected between substation to the local area fed by the substation. It is connected between substation to the local area substation to the local area fed by the substation. Substation to the local area FED fed by the substation. Second point, there will be no tapping done on feeder. There will be no tapping done on feeder. No tapping done on feeder. No tapping done on feeder. तीसरा point, it has maximum cross sectional area. It has maximum cross sectional area. Maximum cross sectional area. Next. It is designed by current carrying capacity. It is designed by current carrying capacity. Designed by current carrying capacity. Designed by current carrying capacity. Next. पांचवा पॉइंट, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v². वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v². सॉरी वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v. वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v. 5 पॉइंट अपन ने डिस्कस किए फीडर को लेकर के, और पांचों पॉइंट मैंने आपको डिक्टेट करवा दिए। क्लियर है सबको? ये सुनो, तो फीडर वाला पार्ट अपन ने समझ लिया है। अब अपन बात करेंगे फीडर के टाइप्स की। फीडर कितने टाइप का होता है? टाइप्स। फीडर के टाइप्स की बात कर रहे हैं। पहला, मेरे साथ साथ आप लिखते चलें, डायग्राम भी बना लें। पहला अपन बात करते हैं रेडियल फीडर की।
substation, feeder and load. रेडियल फीडर के अंदर डायग्राम बना करके और पहला पॉइंट लिखना है, कैन फीडर सेड टू बी ट्रांसमिशन लाइन? नो, नेवर. पैरेलल फीडर इसमें लिखिए, सॉरी रेडियल फीडर के अंदर पहला पॉइंट लिखिए, ए सिंगल फीडर रेडिएट्स फ्रॉम सेकेंडरी सबस्टेशन. ए सिंगल फीडर radiates from secondary substation. Second point, simple and cheap थर्ड पॉइंट लिखिए, वेरी पुअर रिलायबिलिटी. वेरी पुअर रिलायबिलिटी. वेरी पुअर रिलायबिलिटी. नेक्स्ट लिखिए, पैरेलल फीडर और डायग्राम बना लीजिए. हो गया? लिखिए इसके अंदर, टू फीडर रेडिएट्स फ्रॉम सुनील. किस चीज का क्लास चल रहा है सर? जिस चीज का क्लास आपने परचेज किया है दादा, उसी का क्लास चल रहा है ना. आपने उड़ान बैच परचेज किया है. आपकी ब्रांच क्या है पहले तो आप बताओ मुझे. सुनील, आप मुझे बताएं पहले आपकी ब्रांच क्या है. पैरेलल फीडर में लिखिए, टू फीडर रेडिएट्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट सबस्टेशन. अरे यार, पैरेलल का डायग्राम बना लो. तो तुम लोगों ने डायग्राम जो है इसमें तो कॉपी का ऑप्शन नहीं आता. आई जस्ट हेट दिस बोर्ड. Sorry guys, I just forgot.
पैरेलल फीडर का डायग्राम बना रहा हूँ। आई थॉट कि मैंने बना दिया है, इस वजह से देयर वाज एन मिसकंसेप्शन। चलिए मैंने बना दिया है, अब आप ड्रॉ कर लें, नो वरीज, आराम से करें, अपने पास खूब समय है। चलिए अब लिखिए, डायग्राम बना लिया होगा आपने, इसमें लिखिए टू फीडर रेडिएट्स फ्रॉम, टू फीडर radiates from same or different substation, two feeder, मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है शुभम, सारे मेथड्स पहले मैं लिखवा रहा हूं, डायग्राम एक बार मेरे सामने सारे जब बन जाएंगे उसके बाद में मैं सबको एक साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं थ्योरी बोल रहा हूं, आप सब लोग आराम से थ्योरी लिखें, उसके बाद में अपन समझेंगे, ठीक है। सुनील, आपने अब तक क्लासेस नहीं ली हैं तो पीडीएफ से भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है आपके कोर्स के अंदर, आप वहां जाकर देख सकते हैं, और नोट्स आपको वीडियो देख करके खुद से बनाने पड़ेंगे। रेफरेंस के तौर पे आपको जो क्लास पे लिखा जाता है बोर्ड पे, इसका पीडीएफ ऑलरेडी आपके कोर्स में उसी दिन या अगले दिन अपलोड हो जाता है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो मैंने इसी वीडियो की शुरुआत में टेक्निकल टीम के नंबर लिखे हैं, आप उस नंबर पे बात करके उनसे पूछ सकते हैं कि पीडीएफ कहाँ और कैसे मिलेगी, ठीक है। पॉइंट लिखिए, टू फीडर रेडिएट्स फ्रॉम सेम और डिफरेंट सबस्टेशन, टू फीडर रेडिएट्स फ्रॉम same or different substation, runs in parallel, runs in parallel to supply the same load, runs in parallel to supply the same load, next second point, if fault occurs on one of the side, if fault occurs on one of the side, supply will not disturb, if fault occurs on one of the side, supply will not disturb, next लिखिए रिंग मीन्स,
शिवा, इस टॉपिक को बिना डायग्राम बनाए मैं समझा नहीं सकता। डायग्राम में तभी बनाऊंगा जब मैं लिखवाऊंगा। तो अगर मेरे समझाने के बाद में अगर आप अंग्रेजी में लिख सकते हैं तो आप पहले भी अंग्रेजी में लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में लिख करके और उसके बाद में आप अपने हिसाब से हिंदी में उसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसको मैं समझाऊंगा तो हिंदी में, पर लिखवाऊंगा तो वैसे भी अंग्रेजी में। तो मैं अगर पहले समझाने के बाद में अगर मैं लिखवाता, तब भी मैं बोलता तो अंग्रेजी में ही ना। अंग्रेजी में ही लिखते हो, हिंदी में ही लिखते हो। अरे हिंदी में लिखते तो हो, बट मैं जो पॉइंट्स लिखवाता हूँ तो इंग्लिश में लिखवाता हूँ। चलिए, रिंग मेंस का डायग्राम हो गया। इसके अंदर पॉइंट लिखिए। इन दिस टाइप ऑफ फीडर, जब आप अंग्रेजी में लिख के उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फीडर, टू फीडर एंड्स आर, इन दिस टाइप ऑफ फीडर, मैं आपके लिए साथ साथ में लिख देता हूं, और क्या, देख देख करके लिख लो अंग्रेजी में। इन दिस टाइप ऑफ फीडर, two feeder ends are closed by a switch. Closed by a switch. Second point लिखना है, if the switch is open, if the switch is open, it will act as radial system, and if the switch is closed, it will act as ring mains system. It will act as ring mains system. सिवा, फिर आप एक काम करें, जब ये मैं टॉपिक समझाऊं अभी थोड़ी देर बाद, तो आप अच्छे से समझें, और फिर इस वीडियो को दोबारा देख करके और मैं जो थ्योरी बोल रहा हूं उसे बायलैंग्वेज लिख लें, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे, तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। अगला हेडिंग लगाइए, इंटरकनेक्टेड फीडर।
इंटरकनेक्टेड फीडर का डायग्राम बनाएं। सिवा आपने जो हिंदी माध्यम के होते हुए भी हिंदी माध्यम के होते हुए भी आपने अंग्रेजी में जो है वो इतना अच्छा लिखा है, इससे मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अंग्रेजी भी अच्छे से समझ सकते हैं। शुभम मिश्रा, शिवा तुम आग से जलते हो? और ये शुभम मिश्रा के अंदर बैठी आलिया भट्ट बोलते हुए, क्यों शुभम, एक आलिया तुम में भी लगती है हमें। तो जिस प्रकार वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती है, क्या आप भी वैसे ही हैं? क्यों भाई शुभम? बाकी लोग ये मन में सोचते हुए और करा लो बेइज्जती। नहीं, बेइज्जती वाली बात नहीं है, मेरे तो मन में जस्ट आया तो मैंने पूछ लिया, है ना। देखिए, in this feeder in this feeder ring mains is supplied by ring mains is ring mains is supplied by two substations, two or more substations, केवल टू नहीं ज्यादा भी हो सकते हैं। in this feeder ring mains is supplied by two or more substations, two or more substations। और दूसरा पॉइंट लिखिए, वेरी गुड रिलायबिलिटी, बहुत ही बढ़िया। सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी अगर किसी की है तो वो इंटरकनेक्टेड फीडर की। चलो अब समझ लेते हैं इसको डिटेल के अंदर। एक फीडर के टाइप्स की बात हो रही है, यानी ये इस गांव के अंदर जो सप्लाई आ रही है एक फीडर से आ रही है, एक ही फीडर है, यानी ये सिस्टम जो यहाँ इस डायग्राम में है वो एक्चुअल में रेडियल फीडर है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत आसान है, सिंपल 3 तार जाएंगे सबस्टेशन से निकल करके और सप्लाई कर देंगे। तो इसकी बनावट बहुत आसान है, सस्ती है, सरल है, और एक ही फीडर सबस्टेशन से रेडिएट होकर के लोड की तरफ जाता है, रेडिएट होके जाता है, प्रसारित होके जाता है, इसलिए इसको रेडियल फीडर का नाम दिया गया है। प्रॉब्लम क्या है? रिलायबिलिटी अच्छी नहीं है, विश्वसनीयता अच्छी नहीं है, विश्वास पात्र नहीं है। अगर यहाँ पर इस फीडर में किसी भी तरीके का फॉल्ट आ जाता है तो सप्लाई क्या कंटिन्यू हो पाएगी? नहीं, सप्लाई कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, यानी इसकी विश्वसनीयता अच्छी नहीं है। मगर जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं, अगर कोई गांव को सप्लाई करनी है और गांव में मान लीजिए इस फीडर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, तो वो फॉल्ट गांव के अंदर अगर मान लो 2 घंटे के लिए भी सप्लाई को कट कर देता है, तो इससे हमारे गांव के अंदर कोई ऐसे हताहत नहीं हो जाएगी,
कोई बहुत बड़ा कोई एम्स का हॉस्पिटल या फिर कोई बहुत बड़ी ऑपरेशन प्रक्रिया नहीं रुक जाएगी। होगा क्या, सप्लाई 2 घंटे तक थोड़े से लोग परेशान होंगे, पर 2 घंटे बाद फॉल्ट को क्लियर कर दिया जाएगा, सप्लाई वापस आ जाएगी। यानी हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा भूचाल नहीं आ जाएगा। पर आप ये सोचिए कि किसी मिलिट्री एरिया के अंदर 10 मिनट के लिए लाइट चली गई, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उस 10 मिनट के अंदर विदेश से कोई हमला नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अपने को 2-2.5 मिनट लगे थे एयर स्ट्राइक करने के अंदर, इससे ज्यादा समय नहीं लगा था। तो तुम ये सोचिए कि जब आपके पास में ऐसे रॉकेट्स अवेलेबल हैं जो मतलब कि 600 किलोमीटर प्रति मतलब 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के बीच में होते हुए क्या आप लाइट को 1 सेकंड भी जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं? नहीं। बट गांव में ऐसी कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 घंटे बाद लोग तो चलाते ही नहीं है लाइट यार, बिल के चक्कर में। तो यहाँ रिलायबिलिटी पुअर हो, उससे गांव को कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेथड वहां यूज किया जाता है जहां रिलायबिलिटी हमारे लिए कोई इश्यू नहीं होती। पर मान लीजिए शहर की बात करें और कोई बड़ी कॉलोनी है, उसमें काफी सारे मकान हैं, वहां पर स्कूल भी है, कोई रिहायशी कॉलोनी है, तो वहां लाइट जाने से दिक्कत हो सकती है, स्कूल में बच्चों को दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल छोटा मोटा हो तो वहां दिक्कत हो सकती है, वहां फ्रिज के अंदर वैक्सीन वगैरह रखी होती है। तो इस प्रकार की समस्या को बचने के लिए हम रेडियल की जगह पैरेलल फीडर काम में लेते हैं, जहां पर उसी बिजली घर से 2 वायर आएंगे। तो एक वायर में अगर फॉल्ट आ जाएगा तो सप्लाई दूसरे वाले वायर से कंटिन्यू हो जाएगी। यहाँ पर ये दोनों वायर दो अलग अलग सबस्टेशन से भी आ सकते हैं। तो एक सबस्टेशन पे फॉल्ट होने पर दूसरे सबस्टेशन से सप्लाई कंटिन्यू हो जाती है, करेंगे एक ही लोड को सप्लाई। तो इसकी तुलना में इसकी विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी क्या हुई, ज्यादा हुई। फिर हमने कहा कि यार मान लो इस सबस्टेशन में फॉल्ट आ गया, ये दोनों ही फीडर जो है एक ही सबस्टेशन से कनेक्टेड है और इसमें फॉल्ट आ गया, तो उस केस में क्या होगा? अच्छा, इसके अंदर तो दो वायर यूज करने पड़ रहे हैं, इन दोनों ही वायर में फॉल्ट आ गया तो फिर सप्लाई कैसे जाएगी? तो हमने पैरेलल फीडर के बजाय एक रिंग मेन फीडर बनाया। इसमें हमने क्या किया, हमने ये यहाँ पर इस सबस्टेशन से जो सप्लाई निकली है, एक लोड के पास जाकर उसको यहाँ से अगले लोड के पास भेजा, वहां से अगले और वहां से वापस सबस्टेशन पे भेज दिया। यानी यहाँ पर जो रेडियल फीडर में ओपन लूप दिख रहा है, ओपन लूप का मतलब सबस्टेशन से सप्लाई आई और लोड के पास जाके खत्म हो गई। इसी ओपन लूप को हमने क्लोज लूप बना दिया, यही ओपन लूप क्लोज लूप बन गया। यहाँ पर आप देखिए कि मान लीजिए एक स्विच लगा हुआ है, अगर इस स्विच को मैं यहाँ पर गायब कर दूं तो आपको दो रेडियल फीडर नजर आएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। पर अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं तो आपको एक रिंग नजर आएगी क्लोज। इस अवस्था के अंदर यहां पर अगर कोई फॉल्ट हो जाता है तो सप्लाई इस तरफ से कंटिन्यू हो जाती है। मतलब है ये एक तरीके से का रेडियल फीडर ही, पर इसकी रिलायबिलिटी रेडियल फीडर के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि एक सेगमेंट में फॉल्ट आने पर सप्लाई दूसरी तरफ से ट्रांसफर हो जाती है, तो इसकी विश्वसनीयता बहुत अच्छी होती है। ये इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है जहां पर सप्लाई को इंटरप्ट नहीं करने दिया जा सकता, और यहाँ लूप बन रहा है इसलिए इसको लूप फीडर दिया। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि सप्लाई अगर इन दोनों जगहों से कट गई, तो यहां और यहां दोनों जगह फॉल्ट आ गया तो क्या होगा? तो अगर यहां और यहां दोनों जगह फॉल्ट आ गया तो सप्लाई अब कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। तो इस रिंग मेंस में भी रिलायबिलिटी के इंप्रूव होने के और चांसेस हैं। तो हमने फिर बनाया इंटरकनेक्टेड फीडर। इसमें क्या किया, इसी सिस्टम में एक सबस्टेशन और जोड़ दिया और एक इंटरकनेक्टर लगा दिया, सो अलग। अब यहां फॉल्ट आएगा तब भी सप्लाई यहां से चली जाएगी, यहां फॉल्ट आएगा, ये सबस्टेशन डिस्कनेक्ट हो गया तो सप्लाई यहां से चली जाएगी, यहां फॉल्ट आ गया तो सप्लाई पहले यहां जाएगी और फिर इसे इंटरकनेक्टर के थ्रू यहां जाएगी। यानी सबसे ज्यादा रिलायबिलिटी और सब जगह फॉल्ट एक साथ आ जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। तो मैक्सिमम रिलायबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए किस सिस्टम की होती है, तो इंटरकनेक्टेड फीडर की रिलायबिलिटी विश्वसनीयता सबसे अधिक होती है। समझ में आ गया है? तो थम्स अप करें, क्योंकि मैं इसके बाद अगला हेडिंग डिस्कस करने वाला हूं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटर। चलिए, यहां से यहां सप्लाई कैसे आई समझ गए। अब यहां से तुम्हारे घर तक सप्लाई कैसे आ रही है? तो यहां से तुम्हारे घर तक सप्लाई आने के लिए यहां पर क्या लगा हुआ है,
डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। कनेक्शन क्या है? डेल्टा स्टार। सिस्टम कौन सा है? 3 फेज 4 वायर सिस्टम। आगे बात समझो। तो यहां से 4 वायर, यहां से 3 फेज 4 वायर, ये पूरा केबल का बंच है जो इस तरफ जा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर आपके लोकल एरिया की तरफ जा रहा है। तो लोकल एरिया पे यहां पर मान लो कोई मकान होता, यहां पर कोई मकान होता तो इस वायर से कनेक्शन लेता। मान लो फेज और न्यूट्रल का ऐसे कनेक्शन ले लिया। ये आपका क्या है? हाउस है, आपका घर है, होम है। अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा हाउस और होम में क्या फर्क होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? अंग्रेजी माध्यम के धुरंधर हमारे यहाँ पर बैठे हैं। व्हाट इज हाउस एंड व्हाट इज होम? हाउसेस के अंदर होम होते हैं। वाह, गजब योगेंद्र। दूसरों के मकान में किराए रहते हैं तब भी उसे होम कह सकते हैं। जहां आप खुद रहते हैं वो आपका होम है, और जहां आप नहीं रहते, जहां लोग रहते हैं, वो आपका हाउस है। मतलब दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है। दिस इज माई होम, ये मेरा घर है। तो अपना स्वामित्व जो होता है वो होम होता है, और जहां परायों का स्वामित्व होता है वो हाउस होता है ना? तो दिस इज माई होम एंड दैट इज योर हाउस। समझ में आई बात? अब तुम कहोगे सर यू आर स्टैंडिंग इन योर होम। नो, आई एम नॉट स्टैंडिंग इन माई होम, आई एम स्टैंडिंग इन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। यू आर सिटिंग इन योर होम, है ना? आप अपने होम में बैठे हैं, और आप जिसके मैसेज का इंतजार कर रहे हैं वो आपके लिए हाउस हो गया। दैट इज हर हाउस, है ना? उसी का घर बनाया मैंने। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, और उस घर को चाहिए सप्लाई, और सप्लाई पहुंचाएगा डिस्ट्रीब्यूटर। तो फीडर के लिए पहली लाइन उसकी परिभाषा थी, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी पहली लाइन उसकी परिभाषा है क्या? कि इट इज कनेक्टेड बिटवीन लोकल एरिया फेड बाय द सबस्टेशन टू द हाउस होल्ड। लोकल एरिया, ये लोकल एरिया है जहां सप्लाई आई है, वहां से घर के बीच में जो वायर कनेक्टेड होता है उसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूटर का पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है इसमें हर जगह टैपिंग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। यहां से टैपिंग करके उसके घर को सप्लाई मिली है, तो यहां से टैपिंग करके तुम्हारे घर को सप्लाई मिल जाएगी। ये लो, ये हमारा घर हवा में कैसे है, ऐसे ही काम कर रहे हो। यमदूत ले जाएंगे थोड़े दिनों में तुम लोग को तुम्हारा घर। ये उनका घर, और ये तुम्हारा घर। बताओ, भरे पड़े हैं यहां पर। ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सताए हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनते ही सबसे पहले उसी के घर की लाइट काटूंगा, हद हो रही है भाई साहब। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने तुम। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पहला पॉइंट हो गया कि लोकल एरिया से घरों के बीच जुड़ता है। दूसरा पॉइंट,
यहां टैपिंग करी जाती है अलग अलग जगहों पे। तीसरा पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर करंट कांस्टेंट नहीं होता है, हर जगह बदलेगा। 100 एम्पियर है, 2 एम्पियर की करंट एक मकान में चली गई, आगे 98 एम्पियर है। 8 एम्पियर की करंट एक मकान में चली गई, आगे 90 एम्पियर है। तो करंट बदलता रहेगा। तो फिर करें क्या? क्या चीज कांस्टेंट चाहिए? तुम्हारे घर में और उसके घर में एक चीज की समानता है। तुम्हारे घर में और उसके घर में एक चीज की समानता है। अब ये मत बोलना जो हाल दिल का इधर हो रहा है वही हाल दिल का उधर हो रहा है। थप्पड़ मारूं मैं? हाँ, चमाट मार दूंगा। इधर आओ। तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप से सोचना है भाई। तुम्हारे घर में और उसके घर में एक चीज सेम है और वो है वोल्टेज। अब तुम्हारे घर में कूलर है, उसके घर में एसी है। तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक बाइक है, उसके घर में जो है वो पेट्रोल वाली बाइक है। तो लोड अलग अलग हो सकते हैं मगर वोल्टेज जो है वो सेम है। करंट अलग अलग होगा दोनों घरों का। तो इसका मतलब तुम्हारे घर में और उसके घर में वोल्टेज सेम होने के लिए तुम्हारे घर और उसके घर के बीच क्या नहीं होना चाहिए? सर फासला नहीं होना चाहिए। फिर थप्पड़ मार दूंगा मैं। क्या फासला नहीं होना चाहिए? तुम्हारे घर और उसके घर के बीच में वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ड्रॉप नहीं होना चाहिए। फासला कहां भाई? देखो मैं आमने सामने बनाया, और क्या लोगे तुम मुझसे? तो एक फिर डिस्ट्रीब्यूटर को किसके अकॉर्डिंग डिजाइन करें? सर वोल्टेज ड्रॉप महत्वपूर्ण पैरामीटर है, तो इसे वोल्टेज ड्रॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे। वोल्टेज ड्रॉप अभिलक्षण के हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो आप लोगों को मैंने याद करो सिंगल लाइन डायग्राम में लिखवा रखा है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर में परमिसिबल वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना होता है। कम ऑन फास्टर, कमेंट करके बताओ वोल्टेज रेगुलेशन एक डिस्ट्रीब्यूटर में कितना परमिसिबल। मैंने तुम्हें रेंज बताया हुआ है। ±5 से 6%, ये हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट यूनिवर्सल, शुरू से हम पढ़ते आए हैं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v²। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v²। तो हेडिंग डिस्ट्रीब्यूटर आपने लगा लिया है। थ्योरी आपको मैं लिखवा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए। It is connected between, it is connected between local area, it is connected between local area fed by the substation, FED, fed by the substation to the household, to the household, HOLD, household। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट, various tappings are done, various tappings are done, various tappings are done next, designed by
designed by voltage drop characteristics, designed by voltage drop characteristics, designed by voltage drop characteristics. Next, permissible voltage regulation. Permissible voltage regulation plus minus 5 to 6%. Plus minus 5 to 6%. और लास्ट पॉइंट ये रहा, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर. टाइम चेंज दादा मेरे हाथ में नहीं है, आप टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं. इट इज नॉट इन माई हैंड्स. पहला टाइप लिखिए, वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर. डायग्राम बनाए पहला हेडिंग लगा के, वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर. योगेंद्र भाई, डेटा को सही जगह यूज किया करो. रात को तुम डेटा कहीं और वेस्ट कर देते हो, फिर तुम्हारे पास सुबह क्लास के लिए डेटा बचता नहीं है. डायग्राम हो गया पहला, लिखिए फर्स्ट पॉइंट. In this type of distributor, मैं लिखता चला जाता हूँ साथ साथ में, ताकि तुम लोगों को कोई वर्ड में डाउट हो तो तुम बोर्ड पे देख के लिख सको. इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, supply is connected at one end and loads are taken from different points.
along the length of distributor. In this type of distributor, supply is connected at one end and loads are taken from different points along the length of distributor. Along the length of distributor. Next point. Next point. Simplest and cheapest. Simplest and cheapest. Simplest and cheapest. Third point. If fault occurs, if fault occurs, if fault occurs, supply will disconnect. Supply will disconnect. Supply will disconnect. Supply will disconnect. राजेंद्र यादव नया ज्वाइन किया है सर, बढ़िया क्लास चल रही है, जल्दी लाइव ज्वाइन करूंगा। बहुत बढ़िया दादम, आपने ओनली उड़ान लिया है, मतलब आपने उड़ान लिया है, विक्ट्री लिया है या फिर ओनली पावर सिस्टम लिया है? उड़ान कंप्लीट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ फॉल्ट अकर्स होल डिस्ट्रीब्यूटर गेट डिस्कनेक्टेड। और नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, voltage and current goes on decreasing. Voltage and current goes on decreasing from left to right. Voltage and current goes on decreasing from left to right. From left to right. अगला हेडिंग लगाइए, बोथ एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर। अगला लिखिए, बोथ एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर। बोथ एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें लिखिए, in this type of distributor, in this type of distributor,
supply is connected at both ends and loads are taken at different points along the length of distributor. Loads are taken at different points along the length of distributor. Next point. If fault occurs on one of the side, supply will not disturb. If fault occurs on one of the side, supply will not disturb. नेक्स्ट अगला सेंटर फेड डिस्ट्रीब्यूटर डायग्राम बना लीजिए. देखिए सेंटर फेड में, सेंटर फेड के लिए थ्योरी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे. इट इज इक्विवेलेंट टू 2 one end fed distributor. It is equivalent to 2 one end fed distributor supplying at common feeding point and length is equal to half of the total length. It is equivalent to 2 one end fed distributor supplying at common feeding point and length is equal to half of the total length. Length is equal to half of the total length. Half of the total length. नेक्स्ट रिंग मीन्स. अगला है रिंग मीन्स. डायग्राम बना लो.
लिखिए इसके अंदर इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर में लिखिए इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर अरे इंटरकनेक्टेड में नहीं, रिंग मेंस में. In this type of distributor, आगे बोर्ड पे लिख रहा हूं. The far away end of one end fed distributor is connected to the same supply terminal to form a closed ring. In this type of distributor, the far away end of one end fed distributor is connected to the same supply terminal to form a closed ring. To form a closed ring. To form a closed ring. Last, interconnected feeder. Sorry, distributor. Feeder लिख दिया गया. Interconnected distributor. देखिए इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, लास्ट वाले में इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर में, इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर द वोल्टेज इज इक्वल एट ऑल द पॉइंट्स along the length of distributor. The voltage is equal at all the points along the length of distributor. यहां पर डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स खत्म होते हैं. एक आप छोटा सा हेडिंग लगा लो, सर्विस मेंस. सर्विस मेंस. सर्विस मेंस. सर्विस मेंस में क्या लिखेंगे?
फिर मैं समझा दूंगा सारा। 2 पॉइंट और लिख लो सर्विस रेंज, एक ही लिखना है इनफैक्ट। इट इज कनेक्टेड बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर टू द सप्लायर्स एनर्जी मीटर। It is connected between distributor to the supplier's energy meter. Supplier's energy meter. Supplier's energy meter. चलिए समझ लेते हैं इसको। पहला जो अपन ने डिस्ट्रीब्यूटर लिखा, इसका नाम है वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब ये कि ये जो सप्लाई आई है, इस सप्लाई से जो आपके घर में सप्लाई जा रही है, इसमें केवल एक ही टर्मिनल पे सप्लाई दी है। ये वायर डिस्ट्रीब्यूटर है, इसको यहां सप्लाई दिया गया है, तो एक ही टर्मिनल पे दिया गया। ये डायग्राम किसका होगा? इसका होगा, वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर का। एक जगह सप्लाई दी, ये आपके गांव में चली गई। गांव में ये उसका मकान, ये तुम्हारा मकान, और ये तुम्हारे दुश्मन का मकान। ये मकान यहां पर इस तरीके से बटे हुए हैं। तो वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर की थ्योरी का पहला पॉइंट, इस डिस्ट्रीब्यूटर में सप्लाई को एक टर्मिनल पर कनेक्ट किया जाता है और उसकी लेंथ के सापेक्ष अलग अलग जगहों से लोड को कनेक्ट किया जाता है। जो दिख रहा है उसी का पहला पॉइंट बनाया। दूसरा पॉइंट अपन ने कहा कि सिंपल होता है, सरल होता है, आसान होता है, पैसा भी कम लगता है, बहुत इजी है कंस्ट्रक्शन इसका। ये तो सिंपल सी बात है। तीसरा पॉइंट अपन ने लिखा है कि वोल्टेज और करंट घटता जाता है। कैसे? मान लीजिए कि यहां पर इस टर्मिनल का वोल्टेज 230 है, ये करंट जो है I1 ये 15 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है और ये 5 एम्पियर है। तो इस केस के अंदर यहां पर टोटल करंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर में इस सेगमेंट में 30 एम्पियर रहेगा, यहाँ 15 रहेगा और यहाँ 5 एम्पियर रहेगा। तो करंट देखो घटती चली जा रही है, और करंट ज्यादा तो ड्रॉप ज्यादा रहेगा, ड्रॉप ज्यादा रहेगा तो यहाँ वोल्टेज 228 रहेगा, यहाँ 227 रहेगा और यहाँ 226 रहेगा। तो वोल्टेज भी लगातार घटता जाएगा, क्योंकि ड्रॉप होता जाएगा। तो दूरी के बढ़ने के साथ लेफ्ट से राइट जाने पर करंट भी डिक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी डिक्रीज कर रहा है। और चौथा पॉइंट लिखा है कि अगर सप्लाई में फॉल्ट आ गया तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अब इसको सप्लाई देने वाला और कोई भी नहीं होगा। ये 4 पॉइंट इसके सिंपल अपन ने समझ लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा लो वोल्टेज को फेस कर रहा है और इसने पैसा तो पूरा दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको भी प्रॉपर वोल्टेज दें। तो आपने क्या किया, आपने अगले के अंदर जो है वो इस टर्मिनल पे भी सप्लाई जोड़ दी। तो यहां भी 230, यहां भी 230, दोनों जगह वोल्टेज हो गया बढ़िया। वोल्टेज बढ़िया था तो दोनों एंजॉय कर रहे थे टर्मिनल, पर बीच वाला बंदा जो है वो रो रहा है। यहां पर इसको अभी भी क्या सामना करना पड़ रहा है? लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है। इधर से भी ड्रॉप हो गया, इधर से भी ड्रॉप हो गया। इसके अलावा इसमें फायदा ये होता है, पहला, दो टर्मिनल का वोल्टेज अच्छा है, पहला फायदा। दूसरा, एक तरफ फॉल्ट आने पर सप्लाई दूसरी तरफ से दी जा सकती है, ये दूसरा फायदा। तीसरा यहां पर जो है वो अपन नुकसान का पॉइंट डिस्कस करेंगे। सप्लाई दो जगह देनी पड़ती है तो खर्चा ज्यादा लगेगा। और दूसरा, बीच वाला पॉइंट अभी भी लो वोल्टेज का सामना कर रहा है, इधर भी ड्रॉप हो गया, इधर भी ड्रॉप हो गया, यहां वोल्टेज नहीं मिला, ये दो डिसएडवांटेज हो गए। तो इसकी बात किसी ने सुनी नहीं। बात सुनी नहीं तो 5 साल बाद में सरकार बदल गई, अब इसकी बात सुनने वाली सरकार आ गई। तो इसने क्या किया, अपने टर्मिनल पे डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट करवाई, और अपने टर्मिनल पे सप्लाई कनेक्ट कराई, सो अलग इनकी हटवा दी, सो अलग। तो अब बीच में सप्लाई कनेक्ट करने पर होगा ये कि यहाँ 230 वोल्ट है, आसपास के वोल्टेज का जो है वो इंक्रीमेंट हुआ, पर अब दोनों ही टर्मिनल पर जो है वो लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है। यहां भी लो वोल्टेज है और यहां भी क्या है, लो वोल्टेज है, दोनों ही जगह लो वोल्टेज है। अब क्या करें साहब, ये तो बहुत दुविधा होगी। इसकी खास बात क्या है कि ये दो वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर के जैसा है। देखो इधर से छिपा दूं मैं, तो ये एक टर्मिनल पर फेड किया गया डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर। और अगर मैं इधर से छिपा दूं तो ये भी वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर है।
और दोनों जो हैं वो टोटल लेंथ के कितने हैं, आधे आधे। पहले वन एंड फेड की लंबाई पूरी थी, अब उसकी लंबाई आधी आधी बढ़ गई। तो ये सेंटर फेड डिस्ट्रीब्यूटर दो अलग अलग वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सप्लाई को एक कॉमन पॉइंट पर जोड़ा गया है, ऐसा थ्योरी में मैंने तुम्हें लिखवाया। ये अच्छा नहीं होता क्योंकि यहां दो जनों को लो वोल्टेज का सामना करना पड़ रहा है, इस सिस्टम को यूज नहीं करते। तो हमने कहा कुछ और नया निकालो जिससे सप्लाई भी अच्छी रहे और वोल्टेज भी अच्छा रहे, तो हमने रिंग मेंस निकाला। क्या किया रिंग मेंस में, हमने कहा देखो ये पॉइंट खाली पड़ा है, यहां पे इस पॉइंट का कोई यूज नहीं है, लो वोल्टेज यहां पर हो रहा है, और इस पॉइंट पर जो है वो लो वोल्टेज को इंप्रूव करने के लिए मैंने इसी को उठा करके वापस इसी ए टर्मिनल से जोड़ दिया। इसी को उठाकर मैंने वापस इसी टर्मिनल से जोड़ दिया। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि आपके पास में एक डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा था, आपने क्या किया, इस डिस्ट्रीब्यूटर को ये इस तरीके से था, ठीक है, आपने इसी पॉइंट को उठाकर जब इससे जोड़ा, इसी पॉइंट को उठाकर जब इससे जोड़ा तो ये इस तरीके से कनेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? तो इस टर्मिनल पर वोल्टेज जो है जो 230 था और यहां 226 था, अब इसको मोड़कर इसी से जोड़ने पर, इसको मोड़कर इसी से जोड़ने पर यहां दोनों जगह वोल्टेज कितना हो गया, 230, इसका भी और इसका भी, दोनों जगह वोल्टेज अच्छा हो गया। फायदा ये होगा यहां फॉल्ट आने पर पूरा डिस्ट्रीब्यूटर डिस्कनेक्ट होगा, और यहां पर मान लीजिए आपने चार अलग अलग सेगमेंट बना रखे हैं ऐसे, भाई आपने सप्लाई दे रखी होगी ना I1 I2 I3, इसको जब जोड़ा आपने, इसको आपस में जब इसको जोड़ दिया तो I1 I2 I3 इस तरीके से ये जुड़ गया आपस में। अब यहां पर फॉल्ट आता है तो आप ये सेगमेंट अलग कर सकते हो, इतना सा सेगमेंट अलग कर दो, सप्लाई इधर से चली जाएगी, जबकि इसमें फॉल्ट आने पर सप्लाई कंटिन्यू नहीं होती है। तो इसकी तुलना में इसमें फायदा क्या, एक तो सप्लाई एक ही जगह दे रहे हैं दोनों में, यहां एक जगह का वोल्टेज अच्छा है, इसमें दोनों जगह का वोल्टेज अच्छा है। यहां फॉल्ट आने पर सप्लाई कंटिन्यू नहीं हो रही है और यहां फॉल्ट आने पर सप्लाई कंटिन्यू हो रही है, तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा हुआ कि नहीं? बिल्कुल, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इस केस के अंदर यहां फॉल्ट आने पर सप्लाई इधर से चली जाती है, तो वन एंड फेड की तुलना में रिलायबिलिटी भी अच्छी है, वन एंड फेड की तुलना के अंदर जो है वोल्टेज भी अच्छा है, पर पैसा ज्यादा लगेगा, एक एक सेगमेंट को अलग करने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाने पड़ेंगे ना, तो ये कॉस्टली पड़ता है, पर रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है। पर एक समस्या आज भी है, ये बीच वाला बंदा जो है ये आज भी रो रहा है, ABCD, यहां से भी वोल्टेज नहीं मिला, इधर से भी वोल्टेज नहीं मिला, दोनों तरफ से ड्रॉप हो गया, ये वोल्टेज आज भी कम है, और ये हमेशा गाता रहता है, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, इसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। फिर सरकार आई, सबका साथ सबका विकास, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई ये दोनों वोल्टेज तो अच्छा है ही है, तुम क्यों चिंता करते हो, तुम्हारे टर्मिनल पे एक नया इंटरकनेक्टर जोड़ दिया जाएगा, इसलिए तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका नाम लूप की बजाय इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। तो ए पॉइंट का वोल्टेज अच्छा, बी पॉइंट का वोल्टेज अच्छा, सी पॉइंट पे डायरेक्ट सप्लाई दे दी, डी पॉइंट का वोल्टेज भी अच्छा, इस इंटरकनेक्टर से कोई सप्लाई कनेक्ट नहीं की जाएगी, तो इस डिस्ट्रीब्यूटर में सभी बिंदुओं पर वोल्टेज क्या रह जाता है, एक समान रह जाता है। तो सबसे धांसू कौन, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर सबसे अच्छा होगा। आगे बात समझ में, इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूटर सबसे अच्छा होगा। क्लियर हो गया सबको, थ्योरी समझ ली। अब ये जो वायर जो उनके घर में और तुम्हारे घर में सप्लाई ला रहा है, ये जो वायर जो उनके घर में और तुम्हारे घर में सप्लाई ला रहा है, इस वायर का नाम क्या है, सर्विस मेंस, ये अपन ने थ्योरी में लिखा है। इस तरीके से पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का अपन ने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लिया है। अब यहां पर एक नोट है, क्या है बाबा, नोट। नोट में क्या लिखने वाले हैं सर, नोट में हम ये लिखने वाले हैं कि
जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, इस डायग्राम में आपको जो भी नजर आ रहे हैं, ये एसी भी होते हैं और डीसी भी होते हैं। एग्जाम में मोस्टली डीसी का सवाल आता है क्योंकि वो इजी पड़ता है, आराम से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना। मगर एसी का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहां पर अपन को करना क्या है, यहां पर मैं आप लोगों को ये सिखाने वाला हूं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें एक मिनट, लेट मी चेक इट आउट। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसमें तीन तरीके की लोडिंग होती है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था। पहला होता है कंसंट्रेटेड लोडिंग, जैसे इस इमेज में जो दिखाया गया ये कंसंट्रेटेड लोडिंग है। लोड एक ही जगह पर 15 एम्पियर ले रहा है, एक ही जगह पर 10 एम्पियर ले रहा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको दिखाया ये है कंसंट्रेटेड लोड का। ये सब के सब कंसंट्रेटेड लोड है। अरे ये सब के सब कैसे लोड है? कंसंट्रेटेड। एक होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में डिस्ट्रीब्यूटर का डायग्राम ऐसा बनता है और उसमें इतना ही लिखा जाता है 1 एम्पियर पर मीटर, यानी प्रति मीटर एक एक एम्पियर करंट क्या हो रही है? ड्रॉ हो रही है। तो ये होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटर। एक होता है कंसंट्रेटेड, एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और तीसरा होता है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप लोगों को यहां पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वहां से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो मैं यहां पर लिख रहा हूं। वन एंड फेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। वन एंड फेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक सिरे पर सप्लाई दिया गया है अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है IR डिवाइड बाई 8। ये आप लोगों को याद रखना है, IR डिवाइड बाई 8। सर ये I क्या है? अभी बता रहा हूं। I आपका करंट लोडिंग है, क्वेश्चन देगा। L आपका जो है वो लंबाई है डिस्ट्रीब्यूटर का, डिस्ट्रीब्यूटर का लेंथ है, और जो R है वो आप लोगों का लूप रेजिस्टेंस है। ओम पर मीटर के। तो आप लोगों से कहा गया है कि वन एंड फेड डिस्ट्रीब्यूटर है पर वो यूनिफॉर्मली लोडेड है, तो उसकी लोडिंग दे रखी होगी आप लोगों को 1 एम्पियर पर मीटर। आपको टोटल रेजिस्टेंस दिया गया होगा, आपको टोटल लंबाई दी होगी। ये फॉर्मूला लगा करके उस पूरे डिस्ट्रीब्यूटर में टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ यह फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। समझ में आ गई बात? और जो दूसरा वाला है वो है बोथ एंड फेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसके अंदर जो ड्रॉप है उसका फॉर्मूला होता है IR डिवाइड बाई 2। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखते हैं, IR बाकी मीनिंग सेम रहेगा। IR डिवाइड बाई 2। सॉरी उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया बाबा। यहां पर 2 है, यहां पर 8 है। IR बाई 2 और यहां IR बाई 8 उल्टा लिख दिया मैंने। कंसंट्रेटेड लोड को क्या बताया था? कंसंट्रेटेड लोड कंसंट्रेटेड ही बताया था। एक बताया था कंसंट्रेटेड, दूसरा बताया था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड।
कंसंट्रेटेड और दूसरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। तो ये दो चीजें आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। एक नंबर का क्वेश्चन कि वन एंड फेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसमें टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, IR L² by 2, और बोथ एंड फेड में टोटल कितना होगा, IR L² by 8। ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई बात। तो यहां से एक चीज और पता चल सकती है आप लोगों की, आपको पूछ ले बताओ वोल्टेज ड्रॉप, नहीं बोले मिनिमम वोल्टेज कितना होगा, तो ड्रॉप घटा लो, सप्लाई वोल्टेज में से ड्रॉप को घटा लो, वोल्टेज आ जाएगा आपके पास में। क्लियर है सबको। तो ये यहां पर आपका फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर वाला पार्ट ओवर होता है। क्लियर है सबको, क्लियर है, आगे चलें। नेक्स्ट अगला हेडिंग, हेडिंग नंबर 8, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। अब चलो एक सीक्वेंस समझते हैं जो अपन शुरुआत से करते आ रहे हैं ना, पावर सिस्टम का एक फ्लो, जिस फ्लो में अपन पढ़ रहे हैं उस फ्लो को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको पता रहे कि आप कहां अभी हैं। हमने पिछली हेडिंग तक फीडर एंड डिस्ट्रीब्यूटर में क्या पढ़ लिया है वहां तक का मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, और फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझा रहा हूं। अपन ने क्या किया था, सिंगल लाइन डायग्राम में पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चर समझा था। जो पहले दिन से पढ़ रहे हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा ये मैं क्या बोलने वाला हूं या क्या बोल रहा हूं। सिंगल लाइन डायग्राम में पूरा स्ट्रक्चर समझा, फिर हमने क्या कहा, ट्रांसमिशन की शुरुआत स्टेप अप करने से होगी। वोल्टेज स्टेप अप क्यों करते हैं वो 3 नंबर हेडिंग उठाया, वोल्टेज स्टेप अप करना सीखा। स्टेप अप करने के बाद पावर को ट्रांसमिट करना है तो सिस्टम कौन सा चाहिए, सिस्टम के बारे में सीखा। सिस्टम डिसाइड करने के बाद हमने कहा सामान क्या क्या लाना पड़ेगा, ये सिस्टम तो डिसाइड हो गया पर सामान क्या क्या चाहिए, सामान लेके आए। 5 नंबर रीडिंग में सामान के बारे में सीखा। फिर उस सामान को लाने के बाद पड़ा थोड़ी रखना, उसको जोड़ना है, तो उसको जोड़ना कैसे वो सीखा सेगो टेंशन में। तो जोड़ना सीख लिया तो ट्रांसमिशन लाइन बन के रेडी हो गई। तो पावर तुम्हारी जो जनरेटिंग स्टेशन है वहां से कहां आ गई, तुम्हारे शहर तक आ गई ट्रांसमिशन लाइन से। अब तुम्हारे शहर से तुम्हारी कॉलोनी तक सप्लाई फीडर लाएगा और कॉलोनी से तुम्हारे घर तक कौन लाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर। इस डिजाइन को अपन ने आज की क्लास के अंदर सीख लिया। तो सप्लाई जनरेटिंग स्टेशन से तुम्हारे घर में सर्विस मेंस के थ्रू घर के अंदर आ चुकी है। ये हमने एक पावर सिस्टम को समझा है। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे पावर सिस्टम होंगे, जनरेटिंग स्टेशन बहुत सारे हैं, ट्रांसमिशन लाइन बहुत सारी है, शहर बहुत सारे हैं। इन सारे के सारे जनरेटिंग स्टेशंस को, पावर प्लांट्स को आपस में क्या करके रखते हैं, इंटरकनेक्ट करके रखते हैं। तो अब तक आपको मैंने मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन है वो कंप्लीट पढ़ा दिया है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का। अब ऐसे ऐसे जितने भी सिस्टम है उन सबको आपस में जोड़ना क्यों जरूरी है, क्यों उन सारे के सारे सिस्टम को इंटरकनेक्ट किया जाता है, ये सीखने के लिए अगली हेडिंग लगाइए, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम। क्लियर है सबको, क्लियर है क्या ये पॉइंट, ये सुनो तो लिखिए इसके अंदर इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम में लिखिए 2 or more generating stations two or more generating stations are interconnected. 2 or more generating stations are interconnected at primary transmission via transmission line. At primary transmission via transmission line, which is having following advantages. Which is having following advantages.
पहला लिखिए, एडवांटेज हेडिंग लगाएं और एडवांटेज में पहला एडवांटेज लिखिए, फर्स्ट एडवांटेज लिखिए। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर संतोष मुझे व्हाट्सएप कर देना पर्सनली, मेरे नंबर आपके पास होंगे, मैं आपको कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेज दूंगा, आप उस पर ऐड हो जाइएगा। लिखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी, एडवांटेज नंबर 1, लार्ज अमाउंट ऑफ पावर कैन बी transferred from large amount of power can be transferred from surplus zone to deficit zone. Large amount of power can be transferred from surplus zone to deficit zone. Surplus zone to deficit zone. Second point, lesser overall installed capacity, lesser overall installed capacity to meet the peak demand. Lesser overall installed capacity to meet the peak demand. To meet the peak demand. Next, lesser standby reserve generating capacity. Lesser standby reserve generating capacity. Lesser standby reserve generating capacity. Next, it increases load factor. It increases load factor and diversity factor. It increases load factor and diversity factor, which decreases the cost of per unit energy generation. Which decreases the cost of शुभम, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, आप मैनेजमेंट से बात करें इसको लेकर के। It increases the load factor and diversity factor, which decreases the cost of per unit energy generation and capital cost. Next, if major fault occurs,
major fault occurs, no interruption occur in power supply. If major fault occurs, no interruption occurs in power supply. If major fault occurs, no interruption occurs in power supply. No interruption occurs in the power supply. Next, use of older plants. Use of older plants. Use of older plants. बस इतना। अच्छा, वेरी गुड। सिस्टम रिलायबिलिटी इम्प्रूव्स, हाँ ये भी लिख सकते हैं, आपके बाद जी। Reliability of system improves. Reliability of system improves. Reliability of system improves. System में reliability improve कर जाती है। तो ये जो पॉइंट अपन ने 6-7 लिखे हैं, इनको समझने के लिए अपन को एग्जाम्पल्स की सहायता से समझना पड़ेगा और उसके लिए समय लगेगा, जो आज की क्लास में अवेलेबल नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है, फीडर और डिस्ट्रीब्यूटर जो अपन ने यहाँ पर कवर कर लिया है, ये अपन ने अच्छे से सीखा है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल। और इंटरकनेक्शन ऑफ पावर सिस्टम की थ्योरी जो है, इसको मैं कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।